दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। अगर आपसे कोई भिन्न विचारधारा रखता है तो उसको गाली देकर बोलो, बद्दे बद्दे शब्दों का इस्तेमाल करो। यह पद्धति अब मानो आराम से रूढ़ हो गई है। ऐसे लगता है कि यही रीत बन गई है दुनिया की। देखिए ना, जब भी कोई बातें करता है तो किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके मुझ तक ये सारी बातें आपके सामने रख रहा हूं। मुझ तक जो भी कोई बातें मेरे साथ की जाती है वही भी, और प्रधानमंत्री मोदी के लिए की जाती है वही भी। बीच में बहुत सारे लोग आते हैं जो मुझसे कई गुना बड़े हैं, कई गुना प्रभावशाली व्यक्तियों में से भी एक है। पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री जी की। अब तक नरेंद्र मोदी जी को किसने किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया है? नीच किस्म का आदमी कहा गया प्रधानमंत्री जी को, नीच किस्म का। यहां तक कि सोनिया गांधी ने उन्हें मौत का सौदागर भी बोल डाला। अब ये बातें पुराने हो गई है, इन्हीं फिर से एक बार कुरेद कुरेद कर इसको निकालने में कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री की शिक्षा तक की बातें भी हो चुकी है। कितनी शिक्षा हो चुकी है उनकी, क्या वो स्नातक है या स्नातकोत्तर है या स्कूली पढ़ाई कर चुके हैं, इसके ऊपर भी बहुत सारी बहस हो चुकी है। अब जब अपने ऊपर आता है तो प्रधानमंत्री जी के शिक्षा के ऊपर चले जाओ, कितना उन्होंने पढ़ा है इसके ऊपर चले जाओ। ये दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, इनको अपनी दिल्ली वाली और पंजाब वाली सरकार चलाते चलाते कांग्रेस से दोस्ती भी नहीं निभाई जाती। वह प्रधानमंत्री मोदी पर बद्दे बद्दे शब्दों का इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनकी स्कूली शिक्षा तक जा रहे हैं। ये कह डाला कि चौथी पास व्यक्ति क्या कर सकता है, ऐसे ही करेगा। जरा केजरीवाल के जुबान से ही ये सुन लीजिए कि शराब घोटाला हो गया, कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बस घोटाला कर दिया, कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने स्कूल घोटाला कर दिया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने सड़कों का घोटाला कर दिया। इन्होंने 33 से ज़्यादा मेरे ऊपर केस करे और इन्होंने सारी छानबीन कर ली, सारी जांच कर ली। पिछले 8 साल से जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हूँ तब से ये जांच ही जांच किए जा रहे हैं। अभी तक तो कुछ मिला नहीं। तो अब ये नई इंक्वायरी इन्होंने शुरू की है। इस इंक्वायरी का भी स्वागत है। इसमें भी कुछ नहीं मिलने वाला, जैसे पहले कुछ नहीं मिला वैसे कुछ नहीं मिलने वाला। तो एक चौथी पास राजा से आप और उम्मीद भी क्या कर सकते हो? 24 सुना आपने? जब केजरीवाल ऐसी बातें बोलते हैं तो समझ में आ जाता है कि अब इनके पास मोदी का विरोध करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा है। यह सरकारी यंत्रणों द्वारा की गई जांच की भी जवाब नहीं दे सकते हैं। शराब के मामले में इनका उप मुख्यमंत्री पहले से अंदर जाकर बैठा है। सीएम आवास के उसको केजरीवाल घोटाला समझे ना समझे, केजरीवाल क्या समझते हैं ये बात बड़ी महत्वपूर्ण नहीं होती है, क्योंकि पैसा खर्च करने वाला ये तो घोटाला है नहीं कहेगा ना। घोटाला इस बात का है, मतलब उसमें खर्चा हुआ है वो अलग दिखाया है क्या, कुछ अलग किया है क्या, ये बात नहीं है। इसकी बात भी नहीं कर रहा हूं मैं। इसमें कुछ घोटाला हुआ है, कुछ गबन हुआ है, यह बात भी नहीं कर रहा हूं मैं बस यही बता रहा हूं कि सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके सीएम के आवास को बनाया जाता है, जो आम आदमी होने की बात करता है। गालीचा, टॉयलेट, फर्नीचर, लाइट्स, टॉयलेट के टाइल्स कितने महंगे महंगे इस्तेमाल किए जाते हैं। बात तो आम आदमी की, लेकिन करोड़ों के टॉयलेट बनाए जाते हैं तब सवाल तो उठता है। जब लोग ये सवाल पूछने लगे तो प्रधानमंत्री की शिक्षा तक लोग जाग बैठे। नरेंद्र मोदी के एजुकेशन के बारे में बात कर कर केजरीवाल क्या साबित करना चाहते हैं? मैं केजरीवाल को याद दिलाना चाहता हूं, आप जिस कांग्रेस के साथ इंडी में जाकर बैठे हो, उस कांग्रेस के नेता भी न जाने कितने पढ़े लिखे थे। जरा इसका भी ध्यान कर लीजिएगा। एक्चुअली इनका एजुकेशन कितना हुआ है यह भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।
मैं बता दूं कि महाराष्ट्र के एक पूर्व मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण जी का एजुकेशन कितना था यह भी जरा केजरीवाल जान ले। बहुत सारे लोग हैं, एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। फिर भी प्रधानमंत्री की शिक्षा के बारे में गलत जानकारी देकर इस तरह से उनको अवमानित करना, इसका मतलब क्या होता है? आप कितना भी बदनाम करना चाहो, प्रधानमंत्री बदनाम होंगे नहीं। यही बात, लगभग यही बात की जाती है नारायण राणे के साथ में। शायद केजरीवाल ये नहीं जानते कि नारायण राणे दिल्ली से, मैं जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री है, आधे अधूरे प्रदेश के अरविंद केजरीवाल, उससे 6 गुना अधिक बड़ा प्रदेश है महाराष्ट्र, और उसके मुख्यमंत्री रह चुके हैं नारायण राणे, मंत्री भी रह चुके हैं और आज केंद्रीय मंत्री है। नारायण राणे के बारे में भी इस तरह की बातें की जाती है। यह स्वाभाविक है कि महाराष्ट्र के लोगों की हिंदी और अंग्रेजी, उनके एक्सेंट में भी मराठी होना समझ आ जाता है। बहुत सारे लोगों के मराठी के शब्दों का चयन भी बहुत गलत तरीके से होता है, इंग्रेजी शब्दों का चयन भी गलत तरीके से होता है। यहां तक कि इस हिंदी चैनल पर बात करते करते मेरे उच्चारण भी मराठी है, यह सब दर्शकों को पता चल जाता है कि यह मराठी आदमी बात कर रहा है। जिस भाषा की हमें पूरी जानकारी नहीं है, उसमें बात करते वक्त आदमी हिचकिचाता ही है। वही हिचकिचाहट नारायण राणे के बोलने में भी हमें नजर आती है। कुछ पत्रकार नारायण राणे को अपमानित करने के लिए बार बार पहले मराठी में बात करते हैं और फिर अंग्रेजी में सवाल पूछते हैं, और नारायण राणे जितनी आती है उतनी अंग्रेजी में उनके जवाब भी दे देते हैं। जरा मैं उस वीडियो को आपको दिखाना चाहता हूं, देख लीजिए। What is the number of MSMEs in Maharashtra today? 29,900. 29,000 or 900. MSMEs? Yeah. That is micro, small and medium enterprises. Yeah, you include And all. all of them are registered on the Udam portal of the central government. Yeah. And post-COVID, during COVID, a large number of MSMEs have closed down even in Maharashtra. How many of them have recovered? What is the kind of help have you given them under the ECLG? How many MSMEs in Maharashtra? मैं मराठी आहे तर मराठी बोला ना, एकदा अर्ध हिंदी अर्ध इंग्लिश, आणि तुम्हाला एक फार वर्षापासून ओळखतो। देखा आपने, नारायण राणे को पहले अंग्रेजी में सवाल पूछा गया, नारायण राणे उसके आंकड़ों में जवाब दे रहे हैं या नो इस तरह के जवाब दे रहे हैं। पता चल जाता है कि नारायण राणे को अंग्रेजी में जवाब देना दिक्कत भरा हो रहा है। अंग्रेजी बोलना नहीं आता, इसका मतलब यह तो नहीं है कि नारायण राणे को काम ही नहीं करना आता। उनकी भाषा ही कोंकणी है, मराठी भी वो इतने स्वाभाविक रूप से बात नहीं कर पाते हैं, और यह भी हमें जान लेना चाहिए कि कुछ कुछ लोगों के उच्चारण में बड़े दोष होते हैं। जैसे मराठी में अगर सूक्ष्म और लघु मंत्रालय इस शब्द का उच्चारण करना है तो नारायण राणे सूक्ष्म नहीं बोल पाते हैं, यह उनकी जीवा का दोष है, वो सूक्ष्म बोल देते हैं। क्ष का उच्चारण करते वक्त उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। यह किसी शारीरिक व्यंग के कारण, जुबान के इसके कारण नारायण राणे से होता है, तो इसी को व्यंगात्मक तरीके से सादर कर इसको इस तरह से बता देना बहुत ही अपमानजनक होता है। और वही अपमान केजरीवाल, उनकी मीडिया या कांग्रेसी लोग करते आए हैं, जानबूझकर करते आए हैं। नारायण राणे बीजेपी में है, इसलिए यह हो रहा है। नारायण राणे के पुत्र जो विधायक है, उनके साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया जाता है। मैं आपको एक मराठी वाला वीडियो दिखा रहा हूं, जिसमें एक महिला पत्रकार नितेश राणे से सवाल पूछ रही है। वह सवाल क्या है यह समझ में आए, इसलिए उसका हिंदी भाषांतरण भी नीचे दे रहा हूं। देख लीजिए वो महिला पत्रकार किस तरह के सवाल नितेश राणे से पूछती है।
आमच्या सर्वांना एक कुतूहल आहे की कपडे बदलता तसं तुम्ही पक्ष बदलता, याच RSSला तुम्ही हाफचड्डी वगैरे असं एकेकाळी म्हणत होतात वगैरे, जानववाले वगैरे बोलत होतात, तर त्या कसं हे होतं सगळं आता विचारधारा जी आहे त्याच्याबाबत नेमका प्रश्न काय? म्हणजे इथंच बालगंधर्वच्या शेजारी तुम्ही गडकरींचा पुतळा उचलून टाकल्यानंतरची तुमची भूमिका आजही त्या आम्हाला जो भूमिका पटते त्या भूमिका आम्ही स्वीकारतो। देखा आपने, वह नीतीश राणे को पूछ रही है कि जैसे कपड़े बदले जाते हैं वैसे आप पार्टियां बदल लेते हो, जैसे कपड़े बदले जाते हैं वैसे आप पार्टियां बदल रहे हो, कुछ विचारधारा, आइडियोलॉजी कुछ है कि नहीं? यह कौन पूछ रहा है? पत्रकार। कितनी पार्टियां बदली है नीतीश राणे ने? मेरे ख्याल से नीतीश राणे के राजकीय जीवन की शुरुआत हुई है कांग्रेस से, क्योंकि जब नीतीश राणे थे तब नारायण राणे भी जब शिवसेना में थे तो नीतीश राणे सक्रिय नहीं रहे होंगे, और कांग्रेस से वो बीजेपी में आ गए हैं। जब कांग्रेस में थे तो कांग्रेस की बात कर रहे थे, लेकिन नीतीश राणे को यह सवाल पूछकर शर्मिंदगी का एहसास दिलाने की कोशिश यह महिला पत्रकार कर रही थी। यह सब बातें किनके साथ होती है? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ होती है। यही सवाल अन्य नेताओं से पूछा नहीं जाता है। उद्धव ठाकरे से पूछा नहीं गया कि कपड़े बदले वैसे आप दोस्त पार्टियों को बदलते जाते हो, जैसे कपड़े बदले जाए, बनियान बदला जाए, वैसे हिंदुत्व को आप बदलते जाते हो। ऐसा सवाल तो नहीं पूछा जाता, क्योंकि उस सवाल पूछने के कोई पैसे नहीं मिलते, शायद यहां मिलते होंगे, इसीलिए पूछा जाता है। बस किसी भी तरह से अवमानित कर दो, प्रताड़ित कर दो, यही एक मामला है। मैंने आपसे कहा था कि मोदी से लेकर मुझ तक मैं बताने वाला हूं। कुछ मुझे भी आए मैसेजेस मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं नीचे कमेंट बॉक्स में जो कुछ भी आता है वह तो आप देखते ही देखते हैं। मैं कुछ टेक्स्ट मैसेजेस दिखा रहा हूं आपको, जिसमें मेरी जाति का उल्लेख किया गया है। मराठी में भट जी कहा गया है, साथ ही साथ मेरे लिए कुत्ते इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बाकी अन्य भाषाएं तो आप पढ़ रहे हैं। अगर इन शब्दों का इस्तेमाल चयन किया जाता है बोलने के लिए, लोगों को अवमानित करने के लिए, और बात की जाती है लोकतंत्र की, आपके खिलाफ कोई बात करता है तो उसको प्रताड़ित करो, अवमानित करो, गंदी गंदी गालियां दो, और आपके साथ कोई कर रहा है तो लोकतंत्र की बात करो। यही बात होती आई है। आप कितना भी मोदी को गाली दे, आप कितना भी मोदी को भला बुरा कहे, कुछ नहीं होने वाला है। मोदी आगे जाने वाला है। नमस्ते।